दोस्तों, आज के समय में इजराइल और हमास के युद्ध के कारण दुनिया दो गुटों में बटी हुई दिखाई देती है। जहां कई लोग इजराइल का समर्थन कर रहे हैं, वहीं कई लोग पैलेस्टाइन का। पर अधिकतर लोग ये भूल जाते हैं कि इन दोनों देशों का हमारे साथ कैसा इतिहास रहा है। आप सभी को पता होगा, जब से इजराइल देश बना है, तब से सारे अरब देश धार्मिक कारणों से इसके विरुद्ध हैं और कई बार उन्होंने इजराइल देश पर हमला भी किया है, लेकिन कभी जीत नहीं पाए। और दोस्तों, शायद ही आपको पता होगा कि एक समय ऐसा भी था जब भारतीय सेना ने इजराइल के लिए एक युद्ध लड़ा था, और अगर वो युद्ध हार जाते तो शायद आज कभी इजराइल देश नहीं होता। उस समय तलवार और भालों का उपयोग करने वाली भारतीय सेना मशीन गन और आधुनिक हथियारों से लैस विरोधी सेना को हराने में सफल रही थी। ये बात कई लोगों को असंभव लगती है, क्योंकि भारतीय सेना की बहादुरी के किस्से ही ऐसे हैं कि लोगों को विश्वास ही न हो। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का साधु श्री के एपिसोड नंबर 63 में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा भारतीय सेना के एक ऐसे युद्ध के बारे में जो हमें स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाता, लेकिन ये एक ऐसा युद्ध था जिसके बिना आज के इजराइल का अस्तित्व संभव नहीं हो पाता। तो दोस्तों, बिना किसी विलंब के आज की वीडियो को प्रारंभ करते हैं। जी दोस्तों, 1914 में जब प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ, तो उस समय विश्व की जितनी भी सुपर पावर थीं, वो दो गुटों में बट गई थी। जैसा कि आपको पता होगा, एक गुट का नाम एलाइड फोर्सेस था, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, जापान और इटली थे, और दूसरे गुट का नाम सेंट्रल पावर्स था, जिसमें ऑस्ट्रिया, हंगरी, जर्मनी, बुल्गारिया और ऑटोमन एम्पायर थे। अब चूंकि 1914 में भारत अंग्रेजों के अधीन था, इसलिए हम भी एलाइड फोर्सेस का हिस्सा थे। अब 1914 से लेकर 1918 तक लगभग 6 साल के युद्ध के बाद भी एलाइड फोर्सेस ओटोमन साम्राज्य को कुछ खास नुकसान नहीं पहुंचा पाई थी। ओटोमन साम्राज्य बहुत ही विस्तृत था। इसमें आज के टर्की, इजिप्ट, ग्रीस, हंगरी, रोमानिया और जॉर्डन आदि थे, और ब्रिटेन अभी तक इस भूभाग पर कोई भी कब्जा नहीं जमा पाया था। तो 4 साल लगातार युद्ध के कारण एक तरफ काफी नुकसान हुआ था ब्रिटेन का, वही दूसरी तरफ उसे परिणाम में कुछ हाथ भी नहीं लगा था। ऐसे में ब्रिटेन ने एक नई चाल सोची और उसने हैफा को जीतने का लक्ष्य रखा। तो इस वीडियो में हैफा क्या है, हैफा को जीतने से ब्रिटेन को क्या लाभ मिलता है, और इसमें भारत की क्या भूमिका रही है, ये सब हम जानने वाले हैं। दोस्तों, ऐसी कई बातें हैं जो हमें स्कूलों में नहीं पढ़ाई जाती, लेकिन आज हमारे पास अपनी जानकारी के लिए बहुत सारे साधन हैं, जैसे पॉडकास्ट, ऑडियो बुक्स, जहां पर हम कुछ ना कुछ अनोखा सीखते हैं। और ऐसे ही कुकू एफएम पर बहुत सारी ऐतिहासिक ऑडियो बुक्स हैं जो आपको आपके क्लास से आगे ले जाती हैं, जैसे वाई आई किल्ड गंदी, या फिर भगत सिंह जी की वाई आई एम एन एथियस्ट। और ऐतिहासिक ही नहीं, बल्कि स्पिरिचुअल और सेल्फ हेल्प बुक्स भी यहाँ उपलब्ध हैं, जो आपकी सहायता उतनी ही करेंगी जितनी आपकी सहायता एक टीचर करता है। तो ऐसे में मैं रिकमेंड करूंगा कि आप कुकू एफएम की एक बहुत ही लोकप्रिय ऑडियो बुक श्रीमद् भगवद गीता समस्याओं का समाधान सुने। इसे 28 मिलियन से भी ज्यादा लोगों ने सुना है और अपने जीवन को श्री कृष्ण जी के बताए हुए मार्ग पर चलकर संवारा है। इसीलिए अधिकांश श्रोताओं ने इसे 5 स्टार की रेटिंग दी है, और ये भी एक प्रैक्टिकल बुक है। इसमें श्री कृष्ण जी की बताई हुई शिक्षाओं को दैनिक जीवन में कैसे उतारना है, कैसे अपनी समस्याओं को स्वयं से हल करना है, ये सब बताया गया है। इसलिए मैं भी इस बुक को 5 स्टार की रेटिंग देता हूं। दोस्तों, कुकू एफएम का लाभ 15 लाख से भी ज्यादा हिंदी पेड सब्सक्राइबर्स लेते हैं, और कुकू एफएम पर मंथली 2400 घंटों से भी ज्यादा का कंटेंट अपलोड होता रहता है। दोस्तों, कुकू एफएम पर 10 से भी ज्यादा ऑडियो बुक्स उपलब्ध हैं, जो मंथली केवल 99 रुपीज में आपको मिल जाती हैं। लेकिन अगर आप कूपन कोड HYPER50 का उपयोग करेंगे तो पहले महीने का सब्सक्रिप्शन 99 रुपीज की जगह 49 रुपीज में ही मिल जाएगा। तो दोस्तों, आज ही कुकू एफएम को डाउनलोड करें। मैंने ऐप की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में दे दी है। दोस्तों, चलिए अब जानते हैं कि हैफा क्या है। दोस्तों,
हैफा आज के इजराइल का तीसरा सबसे बड़ा शहर है, और जहां ये एक तरफ भूमध्य सागर से घिरा है, वहीं दूसरी तरफ माउंट कार्मेल से। भूमध्य सागर पर यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बंदरगाह बन जाता है, और दूसरी तरफ माउंट कार्मेल से यह छिपा हुआ है। थल पर यह स्थित है, इसलिए यह फेयर के लिए रणनीतिक रूप से बहुत मजबूत जगह है। अब यहां पर जर्मन, टर्की और ऑस्ट्रिया की संयुक्त सेनाएं थीं, जिसकी वजह से उन्हें बंदरगाह और सैन्य अड्डों की सुविधा थी। इसीलिए ब्रिटेन हैफा को जीतना चाहता था, जिससे वो अपने सैनिकों को भी आसानी से खाना, जरूरत का सामान या फिर आर्म्स पहुंचा सके। अगर हैफा ब्रिटेन के हाथ में आता तो वो ऑटोमन एम्पायर को दक्षिण में कमजोर करके मध्य पूर्व में बहुत अच्छा दबदबा बना सकता था। और ये मिशन सौंपा गया भारतीय सेना को, जो ब्रिटिश के अधीन थी। लेकिन इसमें यह भी सोचने वाली बात है कि क्यों नहीं अभी तक ब्रिटेन ने भारतीय सेना का उपयोग किया था। दोस्तों, ब्रिटिश भारतीय सैनिकों को अपनी सेना में रिजर्व की तरह रखते थे, क्योंकि वो भारतीय सैनिकों को कमतर समझते थे, और उनका यह मानना था कि जो भारतीय सैनिक हैं वो नेतृत्व में इतने अच्छे नहीं हैं। साथ में भारतीय सैनिकों के साथ नस्लवाद भी होता था, इसलिए अंग्रेजी सैनिक भारतीय सैनिकों के साथ पसंद नहीं करते थे। लेकिन यहां पर जो स्थिति थी वो अप्रत्याशित थी। 4 साल से लगातार वर्ल्ड वॉर 1 चल रहा था। इसमें ब्रिटेन को नुकसान भी हुआ था और उनके सैनिकों में कमी भी आई थी। तो ऐसे में इतनी करने के लिए उन्हें सपोर्ट भी चाहिए था। इसीलिए भारतीय सेना को उन्होंने ये मिशन सौंपा था, और इसके लिए भी उन्होंने भारतीय सेना के लांसर्स को चुना था। लांसर्स वो होते हैं जो घुड़सवारी करके भालों से युद्ध करते हैं, और इसमें 3 रियासतों जोधपुर, मैसूर और हैदराबाद के लांसर्स को चुना गया था। फिर इन तीनों को मिलाकर एक 5th इंपीरियल सर्विस कैवलरी ब्रिगेड नाम की एक सेना बनाई गई, जिसका काम हैफा को जीतना था। अब यह काम इतना आसान नहीं था। पहले तो अगर संख्या की बात की जाए तो भारतीय सेना में केवल 600 लांसर्स थे, और वहीं दूसरी तरफ माउंट कार्मेल पर 1500 सैनिक ऑटोमन सेना के तैनात थे। और दूसरा, हैफा पहुंचना भी बहुत मुश्किल था, क्योंकि किशोन नदी और माउंट कार्मेल के बीच में एक सकरा सा रास्ता था, जिससे ही पहुंचना होता था। और वहीं पर ढलान पर ये सैनिक तैनात रहते थे, आधुनिक हथियारों से लैस होकर। लेकिन भारतीय सेना ने इस मिशन को गले से लगाया और 23 सितंबर 1918 को हैफा में कूच कर दिया। अब जो 3 अलग अलग रियासतों की सेनाएं थीं, जिनकी एक ब्रिगेड बनाई गई थी, उनमें से अलग अलग को अलग अलग काम सौंपा गया था। जैसे हैदराबाद लांसर्स का काम था कि जो भी युद्ध में बंदी आएंगे उनकी देखरेख की जाएगी, और जो बाकी 2 बचे, जोधपुर और मैसूर, इन दोनों सेनाओं को आगे भेजा गया युद्ध के लिए। अब ये जो 2 सेनाएं आगे गई थीं, उनमें से भी जोधपुर लांसर्स को उसी सक्रिय रास्ते पर रोका गया था कि वहां से वो युद्ध पर नियंत्रण कर सकें। और उसके बाद मैसूर लांसर्स और भी आगे गए और पूर्व और उत्तर से हैफा पर आक्रमण कर दिया। जिस बिजली की रफ्तार से भारतीय सेना ने आक्रमण किया, ऑटोमन सेना संभाल भी नहीं पाई, और मात्र 2 घंटे चले इस युद्ध में उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। और इसी के साथ शुरू हुआ ऑटोमन साम्राज्य का विघटन, और कई ढेर सारे ऑटोमन सैनिकों को बंदी बना लिया गया। दोस्तों, हैफा को जीते बिना विश्व युद्ध को जीतना लगभग असंभव था। इस युद्ध ने पूरे विश्व के इतिहास और राजनीति को बदलकर रख दिया। दोस्तों, भारतीय सेना इस युद्ध में सफल रही, लेकिन साथ में ही कुछ वीर सैनिक वीर गति को भी प्राप्त हुए। जैसे जयपुर लांसर्स के कमांडर ठाकुर दलपत सिंह शेखावत जी शहीद हुए, जिसके लिए ब्रिटिश सरकार ने उन्हें मिलिट्री क्रॉस से सम्मानित किया। साथ में हीरो ऑफ हैफा का टाइटल भी दिया। इसके अलावा कप्तान अनूप सिंह और 2nd लेफ्टिनेंट सगत सिंह जी को भी मिलिट्री क्रॉस से सम्मानित किया गया। इस युद्ध के दौरान भारत के कुल 8 सैनिक शहीद हुए और घायल हुए। इस युद्ध का इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि ब्रिटिशर्स ने भारतीयों के साथ दोहरा रवैया खत्म किया। उन्होंने भारतीय सैनिकों को किंग्स कमीशन में अधिकारी पद पर नियुक्त होने का अवसर, और साथ में ही ब्रिटिश रॉयल अकादमी में ट्रेनिंग का भी अवसर प्रदान किया। और ये युद्ध इतना महत्वपूर्ण हो जाता है कि हर साल 23 सितंबर को
भारत और इजराइल दोनों हाइफा दिवस के रूप में मनाते हैं। वास्तव में तीनों रियासतों मैसूर, हैदराबाद और जोधपुर की जो इंपीरियल सर्विस कैवलरी ब्रिगेड बनी थी, वो आज भी भारत में अपनी सेवा दे रही है और 23 सितंबर को हैफा दिवस के रूप में मनाती है। दोस्तों, भले ही इस युद्ध के बारे में भारतीय स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाता हो, लेकिन इजराइल में कक्षा 3 से लेकर कक्षा 5 के बच्चों को इस युद्ध के बारे में और भारतीय वीरों के बारे में पढ़ाया जाता है। तो दोस्तों, भारत में इस युद्ध को क्यों नहीं पढ़ाया जाता, इसका मतलब ये है कि कुछ न कुछ नुकसान तो कहीं ना कहीं छिपा है, जिसकी वजह से वामपंथी नेताओं ने इसे हमारे सिलेबस से हटा दिया। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे भारतीय वीरों के इस कारनामे को और भारत और इजराइल के इतिहास के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोग जान सकें। आज भी इजराइल में भारतीय सैनिकों की मौजूदगी है और जब 2057 में कोई भारतीय प्रधानमंत्री पहली बार इजराइल में गए, नरेंद्र मोदी जी, तब वो उस जगह जाकर उन्होंने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की थी। हमारी राजधानी दिल्ली में भी 1922 में ब्रिटिश आर्किटेक्ट रॉबर्ट टी रसेल ने 3 मूर्ति भवन और 3 मूर्ति चौक बनाया था, जहां वो 3 मूर्तियां इन 3 रियासतों के सैनिकों का प्रतिनिधित्व करती है। और जब 2018 में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू 6 दिवसीय यात्रा पर भारत आए थे, तो वो यहां जाकर 3 मूर्ति चौक पर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित किए थे। और तभी से ही इस 3 मूर्ति चौक का नाम भारतीय सरकार ने हाइफा चौक कर दिया, जो भारत और इजराइल के सदियों पुराने संबंध को दर्शाता है। अब दोस्तों, हैफा के जीतने से किस प्रकार इजराइल बना, इसे समझ लेते हैं। दरअसल हैफा को जीतने के बाद ब्रिटेन का उस जगह पर आधिपत्य हो गया था, लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 के आते आते जब हर जगह को खाली कर रहे थे, स्वतंत्र कर रहे थे, और वर्ल्ड वॉर 2 में चूंकि यहूदियों के साथ बहुत अत्याचार भी हुआ था, तो यहूदी अपनी जगह पर वापस आना चाहते थे, जो कि हैफा इजराइल का कारण है। तो जब यहूदी वापस आए और अंग्रेज वहां से गए, तो अंग्रेजों ने एक 2 नेशन थियरी लाई, और जिससे उस जगह को पैलेस्टाइन और इजराइल में बांट दिया गया, जिससे इजराइल का जन्म हुआ। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि अगर वो भारतीय सेना युद्ध हार जाती और ब्रिटेन कभी भी हैफा को न पा पाता, तो ये 2 नेशन थियरी न आती और इजराइल कभी न बनता। वो हमेशा वो जगह ऑटोमन साम्राज्य के ही आधिपत्य में रह जाती। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको समझ में आया होगा कि भारत की क्या भूमिका रही है इजराइल को बनाने में। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और लाइक बटन पर भी क्लिक करें। और दोस्तों, आपके पास एक बहुत ही सुनहरा अवसर है संस्कृत भाषा सीखने का। हमारे शिक्षणा मैप पर 2 दिसंबर से एक संस्कृत भाषा पर एक कोर्स लॉन्च होने जा रहा है। अगर 2 दिसंबर से पहले उसे प्री बुक करेंगे तो आपको 25% का डिस्काउंट भी मिलेगा। दोस्तों, इस कोर्स के बाद आप किसी भी संस्कृत ग्रंथ को, चाहे भगवत गीता हो, अष्टावक्र गीता हो, रामायण हो, महाभारत हो, आदि को समझ सकेंगे और उनका अर्थ निकाल सकेंगे। कोर्स को एक बहुत ही निपुण भाषा प्रवीण संस्कृताचार्य जी पढ़ाएंगे। 12 वर्षों का उनका अनुभव है, गुरुकुल पद्धति से ही उन्होंने भी संस्कृत सीखी है। तो आप एक बार चेकआउट करें। मैं शिक्षण के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा। साथ में ही दोस्तों, कुकू एफएम पर भी बहुत सारी ऐतिहासिक ऑडियो बुक्स हैं, और जैसा कि मैंने बताया था कि भगवत गीता की ऑडियो बुक सुने, वो आपके दैनिक जीवन की समस्याओं का समाधान करने में आपकी सहायता करेगी। और दोस्तों, अगर आपने साधु श्री को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। अब मैं इस वीडियो को यहीं पर विराम देता हूं। अब मैं मिलूंगा एक नए टॉपिक के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।